Hello everyone. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic pressure and its measurement. We've discussed all these topics. YouTube manometers हमने डिटेल में देखा था with abundant of numerical problems. अब आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल कॉलम मैनोमीटर. तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है? YouTube मैनोमीटर में आपके पास दो लिम्स थे और एक जो साइज था दोनों लिम्स का वो क्या था? सेम था. अब जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स होते हैं जैसा आपको फिगर में शो किया है, इसमें जो लिम होता है वो जनरली एक ही होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही लिम है आपके मैनोमीटर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगल कॉलम मैनोमीटर. यहाँ पे एक रेजर्वोयर है. रेजर्वोयर मतलब एक आपने क्या कर दिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दिया है हमने? इंक्रीज कर दिया है. ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ये क्रॉस सेक्शनल क्या है? कम है. ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? और आप इसको बेसिन भी बोल सकते हैं. बेसिन मतलब एक आपने क्या इंक्रीज कर दिया? इसका एरिया इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो जब आप ये इस तरीके से यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको? सिंगल कॉलम मैनोमीटर. अब सिंगल कॉलम मैनोमीटर यूज क्यों किया जाता है? ये इसलिए यूज किया जाता है जब आपके जो प्रेशर आपने मेजर करना है वो काफी क्या है? छोटा है. जब बहुत छोटा सा प्रेशर डिफरेंस आपने मेजर करना है तो आप क्या यूज करते हैं? सिंगल कॉलम मैनोमीटर. अब ये क्या है? ये यूट्यूब मैनोमीटर का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है. क्योंकि देखो यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता था, यहाँ पे एक लिम्ब होती थी, यहाँ एक लिम्ब होती थी. यहाँ पे एक लिम्ब को रिमूव करके हमने क्या दे दिया है? बेसिन दे दिया है, रेजर्वोयर दे दिया है, एक टैंक दे दिया है जिसका एरिया क्या है? काफी ज्यादा है. क्लियर? देख के हमें पता चल रहा है कि इसका एरिया जो है वो इस पाइप के एरिया से क्या है? काफी ज्यादा है. सो a reservoir or a basin is connected to one of the limbs. तो जनरली जो हमारा कनेक्टेड लिम्ब होता है उसमें हम क्या कनेक्ट कर देते हैं? बेसिन कनेक्ट कर देते हैं. ये जरूरी नहीं है, हम इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपने जो सेंसिटिविटी, किस पे डिपेंड करता है? सेंसिटिविटी ऑफ योर मैनोमीटर. तो अगर आपने सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो आप किस पे? सेंसिटिविटी का मतलब है कि आप कितनी छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? सेंसिटिव. अगर आप बड़ी बड़ी वैल्यूज मेजर करना चाहते हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज मेजर करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? सेंसिटिविटी को डिक्रीज करना चाहेंगे. ठीक है, तो सेंसिटिविटी पे हम एक लेक्चर अलग से देखेंगे बाद में. बट हम क्या कर रहे हैं? हम सेंसिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम छोटी से छोटी वैल्यू पढ़ना चाह रहे हैं. तो उस केस में मैं लेफ्ट लिम्ब को क्या किससे रिप्लेस कर दूंगी? रेजर्वोयर से रिप्लेस कर दूंगी. The cross-sectional area of the reservoir is much larger, about 100 times than that of the other limb. मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस लिम्ब. तो अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जो राइट लिम्ब है उसको स्मॉल ए बोलूं और रेजर्वोयर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैपिटल ए बोलूं, तो हम बोल रहे हैं कि जनरली हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ स्मॉल लिम्ब या कैप इज multiplied by 100 times to obtain the area of the reservoir. To obtain the area of the reservoir मतलब आपका अगर ये लिम्ब 10 मिलीमीटर स्क्वायर का है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप 1000 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया किसका ले लोगे? रेजर्वोयर का ले लोगे. ठीक है, दिस इज जनरल. अगर आपको नहीं दिया है तो हम जनरली अज्यूम करते हैं वैल्यूज ही. अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं? अदरवाइज आप सिंपली इसको 100 अज्यूम करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो for any variation in pressure, the change in the liquid level in the reservoir will be so small that it may be neglected. अब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ये पाइप है और पाइप की वजह से कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा है. तो वो प्रेशर क्या करेगा? वो ये इस पे एग्जर्ट करेगा और वो जो ये लेवल है उसको डिप्रेस करने की कोशिश करेगा, नीचे कराने की कोशिश करेगा. तो हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एक्स एक्स है रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेड लाइन,
ठीक है, ये क्या है आपका इनिशियल डेटम। ये इनिशियल डेटम है। इनिशियल डेटम मतलब पहले यहाँ तक क्या प्रेजेंट था हमारे पास, मर्क्यूरी प्रेजेंट था। कब? जब ये पाइप यहाँ पे नहीं थी, यहाँ तक मर्क्यूरी था। अब जैसे ही ये पाइप के साथ अटैच किया तो मर्क्यूरी तो पाइप ने क्या किया, प्रेशर एग्जर्ट किया और इस डेटम को शिफ्ट करके कहाँ ले गया, वाई वाई पे ले गया। इस डेटम को शिफ्ट करके कहाँ ले गया, वाई वाई पे ले गया। ठीक है, ग्रीन लाइन पे ले गया। एम आई क्लियर? तो जैसे ही वो ग्रीन लाइन पे लेके गया तो उसने कुछ डिस्टेंस मूव किया रेजर्वॉयर में। उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एच। इस डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्यों बोला, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। ये डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है। छोटा क्यों है, क्योंकि एरिया क्या है, बहुत बड़ा है। एरिया बड़ा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। कौन से लिम्ब के लिए, इस लिम्ब के लिए, इस रेजर्वॉयर के लिए। थोड़ा सा प्रेशर आया, प्रेशर की वजह से ये डेटम फॉल किया। कितना फॉल किया, डेल्टा एच फॉल किया। और ये डेल्टा एच की वैल्यू बहुत कम है क्योंकि एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। पर जब ये डेटम यहाँ पे फॉल किया तो ये जो मर्क्यूरी है वो यहाँ से क्या कर गया, राइज कर गया। ये मर्क्यूरी क्या कर गया, यहाँ से राइज कर गया। ये था इनिशियल डेटम, तो इसके ऊपर मर्क्यूरी ने क्या कर दिया, राइज कर दिया। जैसे ही यहाँ वाला डेटम वाई वाई पे आया, ठीक है, कितना राइज किया, H2 राइज किया। कितना राइज किया, H2 राइज किया। तो हमें पता चल रहा है कि H2 की वैल्यू ज्यादा है। क्यों है इस H2 की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि एरिया की वैल्यू क्या है, कम है। ये जो ये एरिया है इसकी वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि जो लिक्विड यहाँ पे इस पोर्शन में प्रेजेंट था, जो मर्क्यूरी यहाँ पे प्रेजेंट था, अभी अज्यूम कर लेते हैं कि ये हैवी लिक्विड जो है वो मर्क्यूरी है। जो मर्क्यूरी इस पोर्शन में प्रेजेंट था वो मर्क्यूरी कहाँ पे राइज कर गया, वो इस कॉलम में आके राइज कर गया। ठीक, तो the position is given by the height of the limb in the other limb, height of the liquid in the other limb. Due to this reason, the reservoir is not made transparent. यहाँ पे हम इसलिए कई बार क्या करते हैं कि हम इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते ताकि हमें डेल्टा एच की वैल्यू मेजर करने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑप्शनल है आपके पास कि क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही छोटी होने वाली है, हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, इसलिए हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर कर सकते हैं इसलिए मतलब मुझे डेल्टा एच पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत नहीं है तो मतलब मैं इस रेजर्वॉयर को क्या बनाऊंगी, ओपेक बनाऊंगी, ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंगल कॉलम मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर एंड इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर अगेन सेम थिंग कि यहाँ पे ये इनिशियल डेटम था और इनिशियल डेटम से क्या हो गया, जब पाइप ने प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये इनिशियल डेटम फॉल करके कहाँ चल गया, वाई पे चला गया। और ये जो ये डिस्टेंस है, दिस इज डेल्टा एच। ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया है, डेल्टा एच। क्लियर? तो 5y is the final datum after manometer in the pipe is manometer is connected with the pipe. Clear? So we have two cases here. पहला केस ये है कि जब reservoir जो है आपके सिंगल कॉलम मैनोमीटर का, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द पाइप। ठीक है, तो दोनों लिम्स में जो दोनों साइड्स है उस पर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वजह से जो आपका हेवी लिक्विड है जिसको हम मर्क्यूरी मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, वो मर्क्यूरी क्या कर रहा है, बैलेंस हो रहा है। क्योंकि बेस हॉरिजॉन्टल है तो साइज का फर्क नहीं पड़ता, पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो हाइट सेम रहेगी दोनों लिम्स में, तो दोनों लिम्स में हाइट सेम है। कहाँ तक आ रही है, x तक आ रही है। बट अब हमने क्या किया, अब हमने इसको इस पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही पाइप के साथ कनेक्ट किया, प्रेशर पीए एक्ट किया। उस प्रेशर पीए ने क्या करा, इस लेवल ऑफ मर्क्यूरी को x से डिप्रेस कर दिया, फॉल करवा दिया। कहाँ तक, y तक फॉल करवा दिया। कितनी हाइट से फॉल करवाया, डेल्टा एच। ये डेल्टा एच क्यों है, क्योंकि ये जो एरिया है आपके पास गिवन, ये एरिया बहुत ज्यादा है, कैपिटल ए इज हाई। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो
फॉल हुआ वो फॉल का वैल्यू क्या है, बहुत कम है, फॉल का वैल्यू क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से मर्क्यूरी फॉल किया, कुछ वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी था वो ट्रांसफर हुआ, वो मर्क्यूरी कहाँ राइज कर गया, वो दूसरे लिम्ब में जाके राइज कर गया। और राइज कितनी हाइट से किया, h2 हाइट से राइज किया। अब ये h2 हाइट जो है इट इज वेरी हाई, h2 राइज जो है आप देख रहे हैं वो बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ दैट लिम्ब इज वेरी स्मॉल। इस लिम्ब का जो एरिया है वो क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए हाइट क्या हो गई, बहुत बढ़ गई। यहाँ पे हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम कंजर्व कर रहे हैं। वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, किसकी, मर्क्यूरी की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी विल रिमेन कांस्टेंट। कैसे, कहाँ कहाँ पे, जो मर्क्यूरी इस पोर्शन से XX और YY के बीच में से रेजर्वोयर में से निकली, वो कहाँ पे राइज करगी, इस X के ऊपर राइज करगी H2 हाइट तक। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एच, रेजर्वोयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं पहले, जो मर्क्यूरी फॉल करा, डेल्टा एच इंटू कैपिटल ए, इतना मर्क्यूरी फॉल किया, एच जी फॉल, जो फॉल हुआ यहाँ पे, इतने वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, और राइज कितना करा, H2 वॉल्यूम राइज करा, कितने एरिया में, स्मॉल ए एरिया में, यही हुआ। यहाँ पे बड़ा एरिया था, कैपिटल ए, कितना फॉल किया, डेल्टा एच, कुछ वॉल्यूम मर्क्यूरी का डिप्रेस किया, बाहर निकला, वो कहाँ जाएगा, वो इस पॉइंट से ऊपर राइज कर गया। तो ये जो ये मर्क्यूरी है यहाँ से यहाँ तक, H2 हाइट का जो मर्क्यूरी है, वो मर्क्यूरी कौन सा है, ये XX और YY के बीच का मर्क्यूरी है, इतनी वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी। तो delta H into capital A is equal to H2 into A. So I can write delta H is equal to small a upon capital A into H2. H2 क्या है, rise of mercury in the right limb above X, above the initial datum, above the initial datum। और ये X और Y के बीच की हाइट यहाँ पे भी क्या रहेगी, डेल्टा H रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, तो डेल्टा एच हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसका, ये आपके पास फिगर है, अब हम इसका पीए की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल इक्वेशन जैसे हम पहले लिखते थे, पीए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट ए से नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, कहाँ तक, पहले XX तक आते हैं, XX तक हाइट कितनी है, H1, फ्लूइड कितना है, ρ1। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो कौन सा साइन यूज होगा, प्लस, H1 इंटू ρ1 इंटू जी। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गई मैं पहुंच गई XX तक। अब मुझे क्या करना है, XX से नीचे आना है, कहाँ तक, Y तक आऊंगी, क्योंकि अब मेरा डेटम क्या है, अब मेरा डेटम तो ये पॉइंट है, जो डेटम मेरे पास है जिसमें मैंने कैलकुलेशन करनी है, इक्वेशन बनानी है, वो डेटम तो ये है। और ये हाइट जो अननोन हाइट है, ये कितनी हाइट है, डेल्टा एच। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टू रीच डेटम वाई वाई या डेटम, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एच इंटू ρ1 इंटू जी करना पड़ेगा। ये हाइट कितनी है, डेल्टा एच, नीचे आ रहे हैं, प्लस का साइन हुआ, कौन सा फ्लूइड है, ρ1 फ्लूइड है, जी तो हमें पता ही है। अब जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंची, मैं कहाँ को शिफ्ट हो जाऊंगी, यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। यहाँ शिफ्ट हुई, पहले मैं कितना राइज करूंगी, सिर्फ डेल्टा एच राइज किया, कौन से फ्लूइड में, मर्क्यूरी या फिर हैवी फ्लूइड में। तो हमने क्या किया, ऊपर जाते वक्त कौन सा साइन होता है, माइनस का, तो डेल्टा एच। क्लियर, अब टोटल यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ के ऊपर कहाँ गए, यहाँ तक गए, कितनी हाइट पे, H2। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, डेल्टा H प्लस H2 इंटू ρ2 इंटू जी। फिर आप कहाँ पहुंच गए, आप एटमॉस्फेयर पे पहुंच गए, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, इक्वल टू 0, क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना मान लिया है, 0 मान लिया है। अगर नहीं मानेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू।
एम आई क्लियर? तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास है। अगर मैं देखूं तो इन दोनों वैल्यूज को मैं कंबाइन कर सकती हूँ। तो आई कैन राइट पी ए इज प्लस H1 प्लस डेल्टा H इंटू रो वन जी माइनस H2 प्लस डेल्टा H इंटू रो टू G is equal to 0 where delta H is equal to, हमने अभी वॉल्यूम कंजर्व करके कैलकुलेट किया था डेल्टा H की वैल्यू A इंटू H2 अपॉन कैपिटल A। तो यहाँ पे ये क्या है आपके डेल्टा H की वैल्यू। आप इसको इधर सब्सटीट्यूट करें इस इक्वेशन में, बाकी सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, PA को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं कि ये जो ये वैल्यू है डेल्टा एच की, ये ऑलमोस्ट क्या है, जीरो। क्यों है जीरो? सपोज करते हैं कि आपकी H2 की हाइट कितनी थी, 1 मीटर। क्लियर? 1 मीटर है और आपके पास A और A की रेशो, कैपिटल A और स्मॉल a की रेशो जो है वो कितनी दे रखी है, 1/100। 1/100 मतलब 0.01। क्लियर? H1 की वैल्यू भी हम मान लेते हैं। H1 की वैल्यू है से 2 मीटर या 1 मीटर, इसको भी 1 मीटर मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसको हम चेंज कर देते हैं 1 मीटर से 1.5 मीटर्स कर देते हैं। ये कितना है, 1.5 मीटर्स। क्लियर? अब अगर मैं चाहूँ कैलकुलेशन करना और मैं ये इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ए प्लस H1 कितना है, 1 मीटर, डेल्टा H कितना है, 0.01 इंटू रो वन इंटू जी माइनस H2 कितना है, 1.5 प्लस 0.01 इंटू रो टू इंटू जी इज इक्वल टू 0। तो जब आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 1.01 और ये आएगा 1.51। ठीक है, तो ये जो ये वैल्यू है जो आपने ऐड करी, ये बहुत छोटी है। ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ऑलमोस्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो अगर मुझे A/A की रेशो नहीं गिवन है, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको इक्वल टू 0 मान सकती हूँ। मान लिया 0, तो मेरा डेल्टा H कितना हो जाएगा, डेल्टा H विल बिकम इक्वल टू 0। तो उस केस में मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, PA प्लस H1 प्लस H1 इंटू रो वन G माइनस H2 इंटू रो टू G इज इक्वल टू 0। H1 इंटू रो वन जी एंड H2 इंटू रो टू जी इक्वल टू 0। तो मैंने इनडायरेक्टली क्या किया, मैंने डेल्टा H की वैल्यूज को क्या मान लिया, 0। क्लियर? तो आपके पास दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन है ये वाली, एक इक्वेशन है आपके पास इक्वेशन 1, दिस वन, एंड द अदर इक्वेशन इज इक्वेशन 2। क्लियर? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी इक्वेशन हमने एक्चुअल में यूज करनी है। अगर तो आपने आपको ए की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए की वैल्यू दे रखी है, तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 यूज करनी पड़ेगी। तब आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर अगर आपको ए और स्मॉल ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं एंड पीए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू और द क्वेश्चन जो आपको गिवन है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सेकेंड टाइप ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज ऑलमोस्ट सेम टू द फर्स्ट टाइप। सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे रेजर्वॉयर में जो लिम दूसरी अटैच्ड है, वो लिम कैसी है, इंक्लाइंड है। ये लिम कैसी है, इंक्लाइंड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बोलता है कि दिस मैनोमीटर इज मोर सेंसिटिव टू या मोर सेंसिटिव दैन वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर। क्यों मोर सेंसिटिव बोल रहा है, क्योंकि हमने जब ये मैनोमीटर्स यूज करे सिंगल कॉलम और इंक्लाइंड सिंगल कॉलम, हमने करे सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए।
तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? सेंसिटिविटी है जब आपके पास प्रेशर की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल है तो अगर मैं एक सिंपल मैनोमीटर उसमें अटैच करती, सिंपल मैनोमीटर अटैच करती, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होना था, बहुत कम फॉल करना था, और यहाँ पे भी जो राइज होना था वो भी क्या होना था, बहुत कम राइज होना था। तो रीडिंग लेना, अब हम, अगर आपको याद हो, हम बोल चुके हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि जो पाइप है जिससे ये मैनोमीटर कनेक्टेड है, वो पाइप में जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, या वो बहुत ही ऑलमोस्ट इक्वल टू PATM है। ठीक है, तो आपको जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं पता चलेगा दो मैनोमीटर्स के बीच में, या जो रीडिंग आई है उसके बीच में, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो इस वैल्यू को रीडेबल बनाने के लिए, ताकि ये वैल्यू क्या हो सके, मैं पढ़ सकूं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया था, हमने यहाँ पे एक बड़ा सा रेजर्वोयर ऐड कर दिया था। उस रेजर्वोयर से क्या होगा कि इस लिम में तो अभी भी डेल्टा एच की वैल्यू छोटी ही रहेगी, पर यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या कर जाएगी, बहुत ज्यादा, सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू राइज करेगी वो क्या कर जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। और ये जो इंक्रीज्ड वैल्यू है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, और आप छोटा सा जो डिफरेंस है, जो इनके बीच में छोटा सा डिफरेंस है, उसको भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि जो मैनोमीटर में राइज हो रहा है, वो राइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, वो राइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि हम उसको क्या कर सके, पढ़ सके। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया था, रेजर्वॉयर अटैच किया था। अब क्या हो गया कि अगर आप सिंगल वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर भी यूज कर रहे हैं, तो भी आपको सेंसिटिविटी इतनी नहीं मिल रही जितनी आपको डिजायर्ड थी, जितनी आप चाहते थे। मतलब ये एज की रीडिंग है, ये अभी भी छोटी है, आप चाहते हैं कि ये एज और भी बड़ा आए, ताकि मैं और भी आसानी से इसको पढ़ सकूं। तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, उस केस में हम वर्टिकल लिम लगाने के बजाय एक इंक्लाइंड लिम लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्लाइंड लिम क्या करेगा, इंक्लाइंड लिम से आपकी जो वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? आप पढ़ेंगे ये एल की वैल्यू, जब आप एल की वैल्यू पढ़ेंगे, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको बोलूं एल और इसको बोलूं एच और इसको बोल दिया बी, तो मुझे देखने से पता चल रहा है, और मुझे अपनी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से पता है कि एल इज ग्रेटर देन एच, एल इज ग्रेटर देन एच। तो एल को पढ़ना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब ये जो रीडिंग जाएगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर मैं सिंपल वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर लगाती, तो वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर में इतना राइज नहीं होना था, और क्योंकि वो राइज इतना नहीं होना था, तो जो राइज थी उसकी वैल्यू अभी भी क्या थी, कम थी, और मैं रीडिंग नहीं ले पाती। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। तो आपने याद रखना है कि जो इंक्लाइंड मैनोमीटर है वो क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है। किससे? वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर से। तो और भी छोटे प्रेशर्स जो हैं, आप उनको किससे मेजर करेंगे, आप इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर से मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब जो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ड्यू टू द इंक्लिनेशन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द हेवी लिक्विड इन द राइट लिम्ब विल बी मोर, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि इंक्लाइंड एल, जो ये एल की वैल्यू है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एच। तो आपको पढ़ना, जो रीडिंग पढ़ना है उसको, वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा इन केस ऑफ वेरी स्मॉल प्रेशर्स, ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, आप ज्यादा छोटे प्रेशर्स रीड कर सकते हैं। तो अगेन सेम थिंग, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक रेजर्वॉयर है जिसको हमने अभी पाइप से कनेक्ट नहीं किया है। तो जो ये वाला रेजर्वॉयर है और ये वाला जो लिम्ब है, दोनों किसको एक्सपोज्ड हैं, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड हैं। इसलिए जो हैवी लिक्विड है उसका लेवल दोनों लिम्ब्स में क्या है, सेम है, एक्स लेवल पे। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इनिशियल डेटम। जैसे ही मैंने इस लिम्ब को पाइप के साथ कनेक्ट किया, तो वैसे ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी पाइप, पाइप ने प्रेशर एक्सर्ट करा और एक्स
डेटम जो था एक्स लेवल से उसको शिफ्ट करा दिया बाय डेल्टा एच वैल्यू, और कहाँ शिफ्ट करा दिया, वाई पे शिफ्ट करवा दिया। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेल्टा एच। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जितना मर्क्यूरी यहाँ प्रेजेंट था, इस वॉल्यूम का जो मर्क्यूरी था वो इस एक्स के ऊपर राइज कर गया, सेम वॉल्यूम क्या कर गया, राइज कर गया। जब वो राइज किया तो उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, स्मॉल ए इंटू एल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। आप रीडिंग किसकी लेंगे, एल की रीडिंग लेंगे। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब भी प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, हम तो कौन सा प्रेशर लेते हैं, नॉर्मल प्रेशर लेते हैं, वर्टिकल प्रेशर लेते हैं। ठीक है, इंक्लाइन प्रेशर नहीं लेते हैं। तो हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन में तो हम कौन सा यूज करेंगे, H2 ही, राइज ही यूज करेंगे। ये पास्कल्स लॉ पे आ गए हम फिर से। इंक्लाइंड हो चाहे सर्कुलर हो चाहे कोनिकल हो, कोई भी शेप हो, हमें क्या देखना होता है, सिर्फ वर्टिकल हाइट देखनी होती है। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड तो हमने इसलिए किया था ताकि हमें रीडिंग लेना थोड़ा आसान हो जाए, बट अल्टीमेटली मैं कौन सी रीडिंग लूंगी, मैं वर्टिकल रीडिंग ही लूंगी। ठीक, तो सबसे पहले तो डेल्टा एच की वैल्यू निकालते हैं। अगेन वॉल्यूम क्या रहेगी, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो कैपिटल ए इंटू डेल्टा एच विल बी इक्वल टू स्मॉल ए इंटू एल। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एल, क्योंकि इस वॉल्यूम में आपका मर्क्यूरी गया है, इस लेंथ में आपका मर्क्यूरी गया है, तो यहाँ पे एल आएगा। ठीक, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू एल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई डेल्टा एच। यहाँ पे मुझे दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, मुझे इस एल को अब वर्टिकल हाइट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब मैं इक्वेशन लिखूंगी तो वो वर्टिकल ही आएगी। तो उस इक्वेशन के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं तो मुझे पता है दिस हाइट इज h2, दिस हाइट इज l। मुझे h2 कैलकुलेट करना है, मुझे क्या गिवन है, थीटा गिवन है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या है मेरे पास, साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है, h2, और हाइपोटेन्यूज क्या है, l। therefore h2 will be equal to l sin theta, h2 will be equal to l sin theta। सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी है मैंने। क्लियर है बात आपको। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू ये रही और h2 की वैल्यू क्या रही, ये रही। तो अब हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं इस फिगर से। इक्वेशन कैसे बनेगी, पी से मैं स्टार्ट करूंगी। जब मैंने पी से स्टार्ट किया तो मेरे पास क्या है, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ। डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना मूव कर रही हूँ, h1, और h1 के साथ कितना मूव करूंगी, थोड़ा सा डेल्टा एच भी, ये सारा वाटर ही है। तो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, h1 प्लस डेल्टा एच इंटू ρ1g। अब हम कहाँ पहुंच गए, हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब मुझे क्या करना है, राइज करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, राइज करने वाले हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये तो मुझे वर्टिकल हाइट ही दे रखी है, यहाँ से डेल्टा एच है तो ये भी कितना होगा, डेल्टा एच ही होगा इसमें भी। और मैं, मुझे तो क्या चाहिए होती है, वर्टिकल हाइट चाहिए होती है। तो ये वर्टिकल हाइट कितनी है, डेल्टा एच। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ माइनस डेल्टा एच, लिक्विड कौन सा है, सेकेंड लिक्विड है, ρ2 इंटू जी। कहाँ तक पहुंच गई, इस एक्स पॉइंट तक पहुंच गई। अब इस एक्स पॉइंट से मैं एल नहीं लूंगी क्योंकि ये इंक्लाइन डिस्टेंस है, हम तो क्या लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस, एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू एल साइन थीटा, या फिर सिंपली क्या बोल सकती हूँ इसको, h2। तो आई विल राइट माइनस, क्योंकि ऊपर जा रही हूँ, h2 इंटू ρ2 g इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इस इक्वेशन को अगर राइट करूँ तो मैं लिख सकती हूँ Pa प्लस h1 प्लस डेल्टा h इंटू ρ1 g माइनस h2 प्लस डेल्टा h इंटू ρ2 g equal to 0. So this equation is
same as that of vertical single column manometer। ये इक्वेशन सेम है, ठीक है बात। पर डिफरेंसेस कहाँ है यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू है स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू एल। पिछले केस में क्या था H2, और H2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है L साइन थीटा। H2 की वैल्यू क्या है L साइन थीटा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ PA प्लस H1 तो क्लियर कट है, प्लस A अपॉन स्मॉल ए इंटू एल होल इंटू रो वन जी माइनस H2 को क्या लिखूंगी L साइन थीटा प्लस A अपॉन स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू एल। यहाँ पे साइन थीटा नहीं आएगा, ध्यान रखना है आपने, सिर्फ एक ही जगह साइन थीटा आया है, इंटू एल रो टू जी इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं आया, क्योंकि डेल्टा एच तो मुझे ऑलरेडी कौन सी हाइट दे रखी है वर्टिकल हाइट दे रखी है। इधर मैंने साइन थीटा लिया क्योंकि मुझे कौन सी हाइट चाहिए थी वर्टिकल हाइट चाहिए थी, ठीक है। तो दिस इज माय इक्वेशन, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर a बाय स्मॉल ए बाय कैपिटल ए की वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं इक्वेशन और लिख सकते हैं PA प्लस H1 इंटू रो वन जी माइनस L साइन थीटा रो टू जी इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही सेम चीज रहेगी, सिर्फ आपने ये वाली वैल्यूज देखनी है कि ये वैल्यूज जो हैं आप सही से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये बुक में भी गलत दी होती है, तो आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन। सो टुडे वी कवर्ड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इसके दो टाइप थे, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर एंड इंक्लाइंड मैनोमीटर्स। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।